बिजनेस अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग क्वांटिटी पे खेलते हैं, कुछ लोग क्वालिटी पे खेलते हैं। कुछ लोगों का ये टारगेट होता है कि मुझे बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करना है, अपना रेट हाई रखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा रखना है और लिमिटेड लोगों के साथ ही बिजनेस करना है। मेरे फिक्स्ड कस्टमर है, मैं इसी सेगमेंट को टारगेट करना चाहता हूं। मगर मेजर बिजनेस जो किया जाता है वो किया जाता है बल्क पे, कि खूब सारा प्रोडक्ट बेचेंगे, खूब सारा बेचने पर प्रॉफिट जो मार्जिन कम हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत कम प्रॉफिट पर माल को बेचा जाता है और टारगेट ऑडियंस जो होते हैं बहुत बड़े ऑडियंस को लिया जाता है और उनको टारगेट बना करके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। मैं आज जिस कंपनी के बारे में और जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं वो उसी सेकंड फिलॉसफी पे चलने वाले व्यक्ति हैं, जिनका मानना था कि 6 कुर्सी बेचने से अच्छा है 60 कुर्सियां बेची जाएं और उसका रेट कम रखा जाए, प्रोडक्शन का कॉस्ट डाउन करके ओवरऑल सेल अपना बढ़ाया जाए और अपना मार्जिन बढ़ाया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए। कंपनी का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रखना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी को जानते होंगे, मैं कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक नाम तो जरूर सुना होगा, मैं पता नहीं होगा ये बनाती क्या है। कहानी ये स्वीडन से शुरू होती है। छोटा बच्चा जिसका जन्म स्वीडन में हुआ, 1926 के आसपास का इनका जन्म माना जाता है। ये एक खास बीमारी से ग्रसित थे, डिस्लेसिया नाम की एक उनको बीमारी थी। 5 साल की उम्र के हुए तब इनके पेरेंट्स को पता चला। ये थोड़े आलसी किस्म के थे, इनके पिता का मानना था, बहुत लेट से उठते थे, बार बार इनको ताने सुनने पड़ते थे। पिता ने इनको, बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी उनके पास, पिता के पास अपना एक छोटे से खेत में वहीं खेती करते थे, वहीं रहते थे। पिता जंगल जाया करते थे, जंगल से लकड़ियां काटते थे, कुछ लकड़ियां ले आते थे, पत्ते ले आते थे, उनको बेचा भी करते थे। इनकी उम्र लगभग 6 साल की हुई, उस बीमारी का इलाज शुरू हुआ और ये साथ में स्कूलिंग भी करने लगे और अपने पिता के साथ जंगल भी जाने लगे। पिता नहीं चाहते थे कि वो जंगल जाएं, मगर उन्होंने जिद किया कि नहीं, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। तो जंगल जाते थे, फॉरेस्ट जाकर के वहां से वो लंबे लंबे सरकंडे उठा के लाते थे और उनको आकर के वो शार्प करके उससे कलम बना लेते थे और उस कलम को स्कूल में और अपने आसपास के लोकेलिटी में सेल करने चले जाते थे। धीरे धीरे क्रम चलता चला गया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इनकी उम्र बढ़ती चली गई। इन्होंने सरकंडे के जगह दूसरी चीजें, कई बार कुछ और लकड़ी ला करके उसको बेचना शुरू किया। बाद में इन्होंने माचिस बेचने का काम शुरू किया। माचिस के लिए लकड़ियां लाते, उसको माचिस के रूप में बदलते और आसपास के गांव में साइकिल से जा करके, आसपास के लोकेलिटी में साइकिल से अपने कैरियर में भरते और उसको बेच के आते। उम्र हुई 11-12 साल के हुए, इन्होंने अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। फिलॉसफी वही थी, बेचना खूब है, मार्जिन डाउन रखना है और सेल पर ज्यादा फोकस करना है। 17 साल की उम्र हुई, बीमारी पर बहुत हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने, मगर कुछ चीज़ें तो थी वो सी रह गई। पिता ने इनके, जब इन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया, जब ये 17-18 साल के हो गए, तो उन्होंने इनके हायर स्टडीज़ करने के लिए कहा कि आप करो, मैं आपको पैसे की कुछ मदद करूंगा। उन्होंने कुछ गिफ्ट में उनको पैसे भी दिए, वो ऐसा अपना बताते हैं, मगर उनको पढ़ने में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो हमेशा से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे लोगों को ऐसी चीज़ देनी है, ऐसा सॉल्यूशन देना है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसा करके देना है कि लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जब आपके पास, आपने ठान लिया हो कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तब तो आप बिजनेस में सक्सेस कर ही लेंगे, क्योंकि अमीर होने की पहली फिलॉसफी यही कहती है, प्रॉब्लम जो है ना एनवायरनमेंट में, प्रॉब्लम जो है लोगों को, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और सॉल्यूशन को सेल कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओला उबर की कहानी भी आपको पता ही है ना। ओला उबर ने क्या किया था, ये जो टैक्सी एजेंसीज का क्या था, गराज टू गराज का सिस्टम होता था। इन लोगों को लगा ये सिस्टम बहुत ही पुराना है, या फिर जाकर के रोड साइड जाकर के टैक्सी पकड़नी पड़ती थी, हाथ देना पड़ता था, कोई जाने को तैयार होता था, कोई नहीं होता था। घर बैठे ऐप दे दिया और आपके घर पे ओला उबर आ जाती है, आपको जहां जाना होता, सिर्फ जहां जाना होता है वहीं तक के पैसे देने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढा था, वही सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा। इन्होंने फाइनली 17 साल के बाद अपने फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया। बड़े पैमाने पर तो नहीं, छोटे पैमाने पर, क्योंकि इनके पास पैसा कम था, लागत ज़्यादा नहीं लगा सकते थे और सस्ती कीमत पर फर्नीचर सेल करना शुरू किया। प्रोडक्शन काफ़ी हाई रखा। इस चक्कर में इनको स्वीडन की जो एजेंसीज थी, जो लोग और भी लोग जो फर्नीचर बनाते थे, उन लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा तुम तो हमारा मार्केट ही खा जाओगे, तुम्हारा सारा सेल बर्बाद कर दोगे, तुमने इतने सस्ते फर्नीचर लॉन्च करी, तुम इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हो और हमारे उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। इनके पास जो कारीगर थे, इनके पास जो लोग इनको मदद करते थे उस काम को करने में, इनके पास जो सप्लायर थे, उन लोगों ने कन्विंस किया, बाकी देश के अलग अलग व्यापारियों ने, और इनके पास सामान पहुंचाना ही बंद करवा दिया, इनके पास सप्लाई बंद करवा दी। इन्होंने उसी टाइम पर एक फोल्डिंग फर्नीचर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, जिस कॉन्सेप्ट को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि इसकी डिमांड इनकी हमेशा हाई रहती थी। मगर जैसे ही इन्होंने देश के अंदर विरोध हुआ इनका, इनको लगा काम तो बंद कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन में करना ही यही है, करना ही बिजनेस है, कर देना ही सॉल्यूशन है। इन्होंने दूसरे देशों में घूमना शुरू किया और लोगों से बातचीत की और विदेशों से सप्लायर ढूंढ लिए, अलग अलग देशों से, और सस्ते रेट में और अच्छी क्वालिटी के सप्लायर्स मिल गए और वहां से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया।
और करते करते इन्होंने 1956 के आसपास इन्होंने अपना पहला शोरूम लॉन्च किया और लगातार इन्होंने अपने शोरूम लॉन्च करते चले गए। विश्व के आज लगभग माना जाता है हर देश में इनके शोरूम्स हैं। मैं जिस ब्रांड का नाम ले रहा हूं वो ब्रांड है आइकिया। आपने आइकिया के पोस्टर्स देखे होंगे, पीले रंग का एक लोगो होता है और ब्लू कलर के ऊपर चिपका होता है। ये कहते हैं ब्रांड जो है मेरे नाम के शुरू का 2 अक्षर और मेरे गांव के शुरू का 2 अक्षर, उसको बना के मैंने इसका नाम रखा है। करता क्या है आइकिया, अगर आपको नहीं पता है थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूं। फर्नीचर सेल करता है। फर्नीचर कैसे? एक बार आपके मन में कोई फर्नीचर लेने का आए तो आपके मन में क्या चलता है? हैवी, बड़ा बड़ा उठाकर लाना मुश्किल, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगेगा, जाकर के चुनना पड़ेगा। आपके पास वैरायटी ऑफ फर्नीचर के ऑप्शंस देते हैं। कैसे फर्नीचर? फोल्डिंग फर्नीचर। गाड़ी में जाइए, आपको फर्नीचर वहां पर पसंद कीजिए, वहीं पर आपको पैक करेंगे, आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी डिक्की में या ऊपर करियर में रख के देंगे आपके, और अपने घर में लाइए। इंस्टॉल करने का एक प्रोसेस सिखा दिया जाएगा आपको, या कैटलॉग दे दिया जाएगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है उसको, और आकर के उसको आप असेंबल कर लीजिए। सॉरी मैंने इंस्टॉल बोला, उसके लिए असेंबल कर लीजिए। आपको बना बनाया फोल्डिंग फर्नीचर घर में, देखने में सुंदर, रेट कम और ईजी टू कैरी और आसानी से लोगों की नज़र में चढ़ने वाला, इतना ज़्यादा सुंदर फर्नीचर होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है, ये लोग जब भी अपने शोरूम खोलते हैं तो शहर के बीच में नहीं खोलते, दूर खोलते हैं शहर के, थोड़ा सा बाहर निकल के, क्योंकि वहाँ लैंड के कॉस्ट कम होता है, वहाँ पर इनको रेंट कम देना पड़ता है, वहाँ स्पेस ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा पार्क हो पाती हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा रख पाते हैं और स्टॉक हैवी रख पाते हैं, क्योंकि पूरा मार्जिन का खेल है इनका। गुड़गांव में भी एक शोरूम खोला जा रहा है इनका, हैदराबाद में, इंडिया में ऑलरेडी एक शोरूम है। अब विश्व के किसी भी देश में चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आइकिया के शोरूम। तो मुझे जहां तक पता है, इन्होंने अभी जो रिसेंट इन्होंने अपना जो लॉन्च किया था, 84 कंट्रीज में इनके अभी तक शोरूम्स खुल चुके हैं। कुछ दिन पहले तक 58-59 का इनके पास लिस्ट था, जो अपडेट कर दिया है इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे। इनके पास 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज इनके अंदर काम करते हैं, इस ब्रांड के अंदर काम करते हैं। पूरा कहते हैं कि जिस एरिया में अपने फर्नीचर का स्टोर खोल देते हैं, उसके आसपास के शहरों में फर्नीचर की दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनको compete कर पाना, उनके टक्कर की क्वालिटी दे पाना, उनके जैसा प्रोडक्ट बना पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। एक ऐसा लड़का जो एक बीमारी से ग्रसित था, एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी देखी है, एक ऐसा लड़का जिसने वो कष्ट देखे हैं, माचिस बेचे हैं, पेन बेचा है। बीच में इन्होंने कुछ समय के लिए रिफिल वाले पेन, फाउंटेन पेन एक होता है रिफिल वाला पेन, तो रिफिल पेन भी इन्होंने बेचा था। इसका भी अपनी बताते हैं कि 17 साल की उम्र के पहले इन्होंने वो पेन भी बेच लिया था। वो भी एक नया प्रयोग था, आज तक कभी इस तरह का पेन किसी ने मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं किया था। तो इस तरह के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग तरह के काम इनके द्वारा किए गए हैं और किए जाते हैं। हम लोग तो जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी तरह से कोई भगवान उनको कोई बीमारी और कोई कष्ट नहीं दिया है, वो लोग यदि शिकायत करते हैं ना कि मेरा भाग्य खराब है, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो उन लोगों को इन लोगों की कहानियां सुननी चाहिए, इन लोगों के बायोग्राफी से सीखना चाहिए कि इन लोगों को तो ईश्वर ने चुनकर भेजा था कि तुम्हें मैं ये बीमारी दे रहा हूं, अब देखता हूं तुम इससे कैसे लड़ते हो। और तो इन लोगों ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, उसको जवाब दिया कि देखो तुमने मुझे कष्ट दिया, मैंने इसी को अपना सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें भी बड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। छोटे छोटे कष्ट, छोटे छोटे समस्याएं तो हो सकता है ईश्वर हमें सिर्फ इसलिए हमें उसने दे दिया हो कि आपको घमंड ना आ जाए कि आपके पास सब कुछ है और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करने के लिए आपको समस्या हो सकता दी हो सकता सॉल्यूशन चाह रहे हो, उसका आप ढूंढ लें और उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप दुनिया को भी उस सॉल्यूशन से और उस प्रॉब्लम से निजात दिलवाएं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी इनकी स्टोरी। आइकिया, यदि आप नहीं सुना हो कोई ब्रांड तो सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इनके प्रोडक्ट्स देख करके, ऑनलाइन में इनके प्रोडक्ट जब देखने उतरी तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।